नमस्कार, मैं हूँ सुमित आज़ाद और ग्लोबी न्यूज़ की इस स्पेशल लाइव में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस लाइव का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पूरे देश में चर्चा हो रही है बैंक प्राइवेटाइज़ेशन को लेकर के। केवल एसबीआई को छोड़ करके बाकी के सभी बैंक प्राइवेट किए जाने चाहिए, इस तरह का सरकार का निर्णय भविष्य में देखने को मिल सकता है और ऐसी बातें चल रही हैं। अगर ऐसा सभी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, तो क्या असर पड़ेगा एक आम आदमी की ज़िंदगी पर, आपकी ज़िंदगी पर? सरकार या अपने सरकार की जो आर्थिक स्थिति है, व्यवस्था है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्राइवेटाइजेशन को लेकर के क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ षड्यंत्र के तहत इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम ढूँढने का प्रयास करेंगे शिवांग यादव जी से, जो कि भारतीय परिवार से आज के मेहमान हैं। तो सबसे पहले शिवांग जी, बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार सुमित भाई। जी, तो सबसे पहले इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो ताज़ा खबर आई है कि अभी एसबीआई को छोड़ करके जो सरकार के अंडर में जितनी भी बैंक्स आती हैं, उनको सबको प्राइवेट कर दिया जाए। 2 बैंकों का तो पूरी तरह से निर्णय ले ही लिया गया है, बाकी की भी बात चल रही है। क्या प्रभाव पड़ेगा एक आम आदमी की ज़िंदगी पर? इसका कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं, वो किन बातों को लेकर के इसका विरोध करना सही है और किन बातों को लेकर के विरोध करना गलत? वो आप ज़रा संक्षेप में समझाइए शिवांग जी। देखिए अभी एक क्या है, एक काउंसिल है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, शायद ऐसे ही उसका नाम है, NCAER उसे कहते हैं। तो इसने क्या है, इसके अंदर कुछ अर्थशास्त्रियों का एक संगठन है। ये अर्थशास्त्रियों ने एक अभी क्या है रिसर्च सामने रखी कि ये जितने भी PSB हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जो सरकारी बैंक जिन्हें हम अपनी भाषा में बात करते हैं, ये सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़। तो और एक और शायद बैंक है, 2 बैंकों को छोड़कर बाकी सबको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। तो उसके अंदर इन्होंने रिपोर्ट रखी है और सरकार पिछले साल से ही ये कह रही है कि वो अभी इस साल तो 2 बड़े बैंकों को प्राइवेटाइज कर देगी, शायद वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और एक इंडियन ओवरसीज बैंक है। प्राइवेट करने की बात सरकार पहले से कह ही रही थी और अभी ये रिपोर्ट आई है, इन लोगों ने रिपोर्ट पेश की है। तो ये एक बात रखने का तरीका होता है कि जिस चीज को आपको इम्प्लीमेंट कराना है उसकी पहले आप एक रिपोर्ट पेश करवा दो पब्लिक लोगों के सामने, किसी भी एक संस्थान से। ये जो तथाकथित अर्थशास्त्री हैं, जो अपने आप को अर्थशास्त्री बोलते हैं, जिन्होंने डिग्रियां ले रखी हैं कॉलेजों से, जो एक बड़े बड़े कॉलेज लोगों के सामने रखे हुए हैं कि ये लंदन का ये इकोनॉमिक कॉलेज है और ये भारत का इतनी बड़ी इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी है, इकोनॉमिक्स की जहाँ पढ़ाई होती है, ये सब तथाकथित अर्थशास्त्री हैं। मैंने तथाकथित क्यों कह रहा हूँ, है तो इनके पास डिग्रियां जो आज के समय में बहुत मान्य है। तथाकथित इसलिए क्योंकि इनसे आज तक अर्थशास्त्र की बहुत साधारण सी चीजें, इस बहुत साधारण से पेज सुलझे नहीं, तो हम इन्हें अर्थशास्त्री कहें क्यों? देश में लगातार लोग गरीब हो रहे हैं, बेरोजगारी है, मंदी आ जाती है, इन लोगों के बस की कुछ नहीं है उसको कंट्रोल करना, तो इन्हें मैं तथाकथित अर्थशास्त्री कहता हूँ। ऐसे ही कुछ तथाकथित अर्थशास्त्रियों ने एक रिपोर्ट पेश कर दी है कि भाई लोग बाकी सबको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। अब प्राइवेटाइज करने का वही मतलब है जो इससे पहले ये बात चल रही थी कि किसानों की जो पूरा सिस्टम है ये भी प्राइवेटाइज हो जाएगा, सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी और प्राइवेट ही लोग उसके अंदर किसानों से खरीदेंगे। तो वहां पर भी यही बात आ रही थी कि सरकार इस चीज की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही कि वो किसानों से खरीदेगी, प्राइवेट लोग खरीद लेंगे। सरकार जिसके पास इतनी बड़ी मशीनरी होती है, सेना होती है, पुलिस होती है, इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, इतना सारा पैसा होता है लोगों के द्वारा, टैक्स के द्वारा चुकाया गया, पूरा बजट उनके हाथ में होता है, उसके बस की नहीं है किसानों की वो मंडी चलाना या ये बैंक चलाना। एक प्राइवेट आदमी जो व्यापार कर रहा है देश के अंदर, उसके बस की है एक बैंक चला लेना और एक ये इस तरीके की मंडियां चला लेना। तो सीधी सी बात तो यही है। अब बात ये आती है कि लोग रिसर्च करवा देते हैं, इस तरीके से लोगों के सामने रखवा देते हैं, जो एक पहले से तय निश्चित ये पूरा का पूरा प्लान है कि जिस थोड़ा एक एक करके देश के जितने भी संसाधन हैं, देश की जितने भी जो सेक्टर होते हैं जो देश को मजबूत बनाते हैं, उनको धीरे धीरे प्राइवेट इसलिए करना पड़ रहा है सरकार को, सरकार की भी मजबूरी है। एक किताब है, एक मैगजीन निकलती थी काउंटर पंच, उसके अंदर एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जब देश की चीजें बिकनी शुरू हो जाए, जब उनको प्राइवेट हाथों में बेचे जाना लगे, आप ये समझ लीजिए कि वो देश धीरे धीरे दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है।
और वो एक तरीके से दिवालिया हो चुका है। आप दिवालिया कब होते हैं? जब आपकी चीजें बिकनी शुरू हो जाती हैं। आप एक आम आदमी के बारे में सोचिए, उसे हम कब कहते हैं कि भाई दिवालिया होगा? कब होने लगता है? जब उसकी चीजें बिकनी चालू हो जाती है। भाई घर में एक स्कूटर खड़ा था, एक गाड़ी खड़ी थी, भाई अब बेचने की नौबत आ गई, बेचनी पड़ रही है किसी और को, नहीं संभाल पा रहा मैं। एक घर था, घर बेचने की नौबत आ गई है, तो इसको बेचना कहते हैं। सरकार ने पहले कंपनियां बेची बहुत सारी, हमारे सारी बड़ी बड़ी जितनी सरकारी कंपनियां थी उनको एक एक करके बेच दिया। उसके बाद बहुत सारी जमीन बेच दी। ये जो ऊपर ये तो तार गुजरते हुए आप देखते हो, बिजली के तार, इनकी पूरी लाइनिंग की ये सारी चीजें, ये सब बेच दिया है सरकार ने। तो एक एक करके सब कुछ बेच रहे हैं धीरे धीरे। तो अब बैंकों की बारी है। बैंक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं देश की अर्थव्यवस्था के अंदर, जो की बात हमने बैंकों के मार्जल के अंदर बताई है कि भाई देश का जितना भी देश में पैसा घूम रहा है वो बैंक बनाते हैं। पहली बात तो ये है कि वो पैसा बनाने का जो पूरी प्रक्रिया है वो भी विदेश से ही संचालित होती है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है जो पूरे दुनिया के बैंकों को ये बताता है कि आप इस साल कितना इंटरेस्ट रेट आपको रखना है, कितना नहीं रखना। वो ये तय कर रहा है कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना, क्या वो किस आधार पे काम करेगा, इंटरेस्ट रेट कितना रखेगा, कितना नहीं रखेगा, उसको पैसे ज्यादा भेजने हैं कम भेजने हैं। मतलब कि वो इतनी दूर बैठकर, विदेश में बैठकर ऐसा बैंक ये तय करता है कि हमारे देश में लोग ढंग से खाएंगे या नहीं खाएंगे। वो पहले ही वहां से संचालित है कि बैंक किस तरीके से पैसा बनाएंगे। रिजर्व बैंक सारे बैंकों को संचालित करता है कि आप इतना रखो इतना नहीं रखो। तो पहली बात तो वहीं से सब कुछ संचालित है। अब ये जो कुछ सरकारी बैंक थे इनका क्या फायदा था? इनसे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं था। सरकारी बैंकों से ये फायदा था कि भाई जो ये ब्याज का पैसा कमाते थे वो कम से कम देश के लोगों के ऊपर ही लग जाता था। ये जो सरकारी बैंक थे, लोन दिया, ब्याज से कुछ कमा रहे हैं, तो वही पैसा घूम के देश के लोगों के पास आ जाता था। वो प्रक्रिया भी अपने आप में पूरी गलत है। वो जो हमने पूरा बैंकों बाईजाल में समझाई हुई है ये पूरी बात कि ये जो मतलब 10 लोगों को 10-10 रुपए दिए और मांगे 10 लोगों से 11, तो वो 10 लोग कैसे करके लौटाएंगे अपने 110 रुपए? नहीं लौटा पाएंगे। 10 रुपए कहाँ से बनाएंगे वो? तो पहली बात तो वो ब्याज की ही गलत है। उसमें भी क्या था कि जो लोग थोड़ा बहुत, जो बैंक के पास ब्याज आता था वो पैसा घूम फिर के लोगों के पास ही आ जाता था। मतलब कि जो 100 रुपए दिए थे उसमें से वो पैसा उसी के पास आ जाता था, लोगों के पास। अब ये क्या होगा, जब जैसे ही उसे प्राइवेट कर देंगे, वो सारा पैसा, वो जो कंपनी है जो उसे संभालेगी, जो कि अधिकतर विदेशी कंपनियां हैं या देश की भी कंपनी है, वो उस कंपनी का मुनाफा हो जाएगा। वो समाज का मुनाफा नहीं है, वो लोगों का मुनाफा नहीं है, या लोगों के बीच में नहीं आएगा वो पैसा घूम फिर के। वो पैसा घूम फिर के जाएगा उनकी जेब में। तो इससे क्या होगा, समाज में से और पैसा कम होगा। ये जो अर्थशास्त्री बोल रहे हैं ना कि ये पब्लिक, ये जो प्राइवेट लोग हैं ये बैंकों को अच्छा चला लेंगे, इनसे इससे क्या होगा कि समाज में से और पैसा कम होगा, लोगों की और आमदनी कम होगी, लोग और बैंकों को लोन नहीं चुका पाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये लोग क्या दलील दे रहे हैं अपनी रिपोर्टों में कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये जो सरकारी बैंक है, ये चला नहीं पा रहे, ये नुकसान में चल रहे हैं, इनके ऊपर एनपीए है। जो पब्लिक बैंक है वो बहुत अच्छा चला रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट में बड़ी चालाकी से ये चीजें नहीं डाली कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है या जो सरकारी बैंक है ये गांव-गांव में खुले हुए हैं, इनकी ब्रांचें गांव-गांव में है। तो गांव में जो छोटे-मोटे लोन होते हैं, हर चीज के जो लोन सरकारी, जो सरकार जो नीतियां चलाती हैं उसका पैसा लोगों के पास इन्हीं बैंकों के माध्यम से पहुंचता है। ये प्राइवेट बैंकों की तो औकात नहीं है वहां बैंक खोलने की अपनी ब्रांच, क्योंकि वो जो लोन, छोटा-छोटा लोन बांटते हैं सरकारी बैंक, अक्सर लोग वो लोन नहीं चुका पाते, इनको नहीं चुका पाते तो इनका एनपीए बढ़ता रहता है। जितने ज्यादा लोगों में लोन बांट रखा है उतना ज्यादा ही इनके लोन ना मिलने की भी वो रहती है कि इनको लोन नहीं मिलेगा वापस। तो इसीलिए ये नुकसान में चलते हैं, एनपीए चलता है इनके ऊपर। प्राइवेट बैंकों की औकात ही नहीं है कि भाई वो वहां पे, आप कहीं भी जाकर देख लो, किसी छोटी जगह पे सरकारी बैंक, आपको प्राइवेट बैंक की ब्रांच नहीं मिलेगी किसी छोटे शहर में, कहीं पर भी जहाँ गाँव की जगह है, वहां पर आपको सरकारी बैंकों की छोटी ब्रांच मिलेगी, छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक मिलेंगे जो लोगों को लोन दे रहे हैं। और आप देखना वही नुकसान में चलते हैं क्योंकि लोन ज्यादा बांटते हैं लोगों को, नहीं, लोग उनको नहीं चुका पाते। एक बात तो ये है, इसीलिए ये लोगों के सामने रख दिया कि प्राइवेट बैंक मुनाफे में चलते हैं, तो इसलिए सब बैंकों को प्राइवेट कर दो और सरकारी बैंकों को खत्म कर दो। सरकारी बैंक की पहले फंक्शनिंग तो समझ लें, चल कैसे रहे हैं सरकारी बैंक, कितनी जगह उन्होंने पैर फैलाया हुआ, कितनी जगह लोगों को लोन दे रहे हैं, छोटे छोटे लोन बांट रहे हैं। अब दूसरी बात, पहली बात तो ये है कि भाई लोग सरकारी बैंक की ब्रांचें बहुत हैं इसलिए एनपीए बढ़ जाता है। अब फिर एक बात आती है, एनपीए बढ़ता क्यों है? एनपीए इसलिए बढ़ जाता है बैंकों का क्योंकि ये जो बैंक की पूरी व्यवस्था है, ये जो अर्थव्यवस्था है पूरी बैंकों के माध्यम से जो चल रही है, इसके अंदर कोई ना कोई दिवालिया तो होना ही होना है।
जैसे जी। मैंने आपको बताया कि बैंक ने 10 लोगों को 10-10 रुपए दिए और मांगे उनसे 11-11, तो अंत में कोई 1 या 2 बचता है जिसके पास 1 भी रुपया नहीं बचता है, 1 या 2 ही रुपया बचता है, जो अपना लोन नहीं चुका पाता ब्याज के साथ, वो दिवालिया हो जाता है। तो इस व्यवस्था में कोई ना कोई दिवालिया तो होना ही है। तो जो दिवालिया नहीं होता वो बैंक को लोन नहीं लौटा पाता, बैंक को जब लोन नहीं मिलता तो वो बैंक एनपीए हो जाता है, धीरे-धीरे एनपीए बढ़ने लगता है बैंकों का। बैंक की अपनी व्यवस्था में ही ऐसी व्यवस्था है कि वो एक दिन गिरनी है। ये बैंक की जो जी। व्यवस्था है, ये अपने आप एक दिन गिरनी है। तो यही हुँ, इसी चीज के अंदर लोग लोन नहीं लौटा पाते भाई। अगर मैं एक उदाहरण से समझाऊं, जैसे आप है, आपकी एक जी। फैक्ट्री है, किसी भी चीज की, हुँ, मान लीजिए जूते की आपकी एक फैक्ट्री है, और मैं हूं बैंक जो कि पैसे बना के देता है। अब जी। आप आपने क्या किया, एक आप हैं और एक हम एक व्यक्ति को और मान लेते हैं कि एक और व्यक्ति है जो कि गाड़ी खरीदना चाहता है या कुछ भी खरीदना चाहता है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस एक व्यक्ति को तो लोन दे दिया गाड़ी हुँ, खरीदने के लिए। वो मेरे पास आया कि जी मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। मैंने कहा जी पकड़ो। उसने जी। मान लीजिए गाड़ी खरीद ली, थोड़े पैसे कुछ बचे, तो अब वो क्या करना चाहता है, वो उसने गाड़ी खरीद ली। अब क्या था, उसकी पहली जो कोई नौकरी चल रही थी, अब उसकी नौकरी छूट गई, वो दूसरी जगह नौकरी करना चाह रहा है। हुँ, वो करना चाह रहा है नौकरी आपकी जूती बनाने वाली कंपनी के अंदर। जी। अब जो मैं बैंक हूं, मैंने आपको लोन नहीं दिया। मैंने लोन क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरी मर्जी है, मैंने अपनी शर्तों पे आपको लोन नहीं दिया। मेरी कुछ शर्तें थी, आप उसको नहीं पूरा कर पा रहे थे, तो मैंने नहीं दिया आपको लोन। मैं अपने फायदे से बांटता हूँ पैसा, मैं हुँ, जिम्मेदारी से नहीं बांटता, मैं अपने फायदे का देख के बांटता हूँ पैसे। तो मैंने आपको लोन नहीं दिया है, मैंने उसको लोन दे दिया था। अब उसको खरीदने हैं भाई, उसको वो करना है, उसको नौकरी लेनी है, क्योंकि उसको अपनी गाड़ी की किस्तें चुकानी है, तो उसको नौकरी तो करनी ही करनी है कहीं पर। अब वो आपकी जूते बनाने की कंपनी में नौकरी करना चाहता है। अब आपके पास दिक्कत ये आ गई है कि आपको मिला नहीं लोन, आपको लोन नहीं जी। मिला। आपको लोन नहीं मिला तो आप अपनी फैक्ट्री के अंदर एक मशीन नई और नहीं रख पाए। पहले जो मशीन थी उसमें कम काम हो रहा था, आप चाह रहे थे कि थोड़ा और बढ़ा लो। आप हुँ, अपने कंपनी के अंदर एक मशीन रखते, उसके लिए 10 मजदूरों को और रखते काम पे, तो 10 लोगों को और रोजगार मिलता। लेकिन अब आपको लोन नहीं मिला तो आप वो नई मशीन नहीं रख पाए, 10 मजदूरों को भी नहीं रख पाए। तो वो जो एक आदमी था उसको आप नौकरी नहीं दे पाए मजबूरी में। आपको जरूरत ठीक थी, आप है। बनाना चाहते थे जूते एक्स्ट्रा, लेकिन आप उसको नौकरी नहीं दे पाए कि भाई क्या करें, मजबूरी नहीं है भाई, आपको तनख्वाह देने के लिए पैसे ही नहीं है हमारे पास, आपने भेज दिया वापस। अब क्या हो रहा है, ये आदमी को नौकरी नहीं मिल रही, दर दर भटक रहा है, ऐसी जहां भी जा रहा है उसको ये दिक्कत का सामना झेलना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उसी अनुपात में आपको लोन नहीं दिया या और कहीं लोन बांटा ही नहीं। कि भाई अगर मैंने इधर लोन बांटा है तो ये लोन चुकाने के लिए मुझे और भी जगह तो लोन बांटने पड़ेंगे ना, ताकि आप आपका रोजगार चले, आपका रोजगार चलेगा तो 10 लोगों का और चलेगा। ठीक है, हुँ, तो मैंने आपको तो लोन बांटा नहीं इस अनुपात में, आपको नहीं बांटा, आप इसको नौकरी नहीं दे पाए, ये दर दर भटक रहा है, मेरा लोन चुका नहीं पा रहा, मेरा एनपीए बढ़ता जा रहा है, मुझे चुका ही नहीं पा रहा है लोन। समझ रहे हैं? तो जी। अपने लिए गड्ढा खोद रहा है बैंक। तो लोगों की एनपीए ऐसे ही बढ़ता है बैंकों का, क्योंकि इस व्यवस्था में है ही ऐसा कि इसलिए जब आप बैंकों का मायाजाल लोग किताब पढ़ेंगे तो उसके अंत में हमने ये बात लिखी है कि पैसा बैंक ना बनाए, सरकार के हाथ में हो पैसे की मशीनरी, सरकार के हाथ में। वो सरकार जो लोग चुन के भेज रहे हैं, बैंक को तो लोगों ने चुन के नहीं भेजा ना। इन बैंकों को जिनके जी, हाथ में पैसे बनाने की ताकत है, इनको लोगों ने चुन के नहीं भेजा है। बिल्कुल। इसीलिए इनकी आपके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये अपनी मर्जी से लोन बांटते हैं, अपने फायदे के लिए बांटते हैं। और यही चीज प्राइवेट लोगों के हाथ में दे देना, तो आप ये समझ लो कि उनकी तो कोई मतलब ही नहीं है लोगों से, समाज के लिए उनका तो कोई मतलब नहीं है। जो सरकारी बैंक थे उनका कम से कम इतना तो था कि उनका जो प्रॉफिट होता था ब्याज से, वो कम हुँ, से कम लोगों के बीच में चले जाता था। ये तो प्रॉफिट भी पूरा खुद लेके जाएंगे, तो इतना नुकसान तो है ही। अब जी। इसके अंदर क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जी के समय पे, चाहे वो सरकार, अब देखिए हम किसी का सपोर्ट नहीं करते, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का, हुँ, हम व्यवस्था की बात करते हैं कि भाई व्यवस्था क्या बिल होगी देश के अंदर। तो लेकिन एक चीज थी, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उन्होंने बैंकों को नेशनलाइज किया था। अब नेशनलाइज करने के पीछे एक पूरा कारण था। कारण क्या था जी। कि जो जॉन एफ कैनेडी थे, जॉन एफ हुँ, कैनेडी, इन ये जो पूरे दुनिया में जो षड्यंत्र चल रहा है अर्थव्यवस्था का, ये जो बैंकर्स हैं, ये जो पूरी दुनिया जी, में पैसा बनाते हैं, इनके षड्यंत्र को जॉन एफ कैनेडी समझ गए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति। जी। वो उस बात को पूरा समझ गए थे और वो अपने भाषण में इन बातों को कहने लग गए थे। और उन्होंने हुँ, सिर्फ कहना ही कहा ही नहीं, उन्होंने एक कानून पास कर दिया जिसका नाम था 111110, उसका नाम था। तो जी, वो उन्होंने पास किया था, जिसके अंदर क्या बात थी कि सरकार अपने पैसे खुद बनाएगी।
बैंकों से कर्ज पर नहीं लेगी सरकार अपने पैसे, और उन्होंने उसके अंतर्गत अपने पैसे बनाए। जॉन एफ कैनेडी ने मेरे ख्याल में 60 अरब डॉलर के आसपास उस समय बनाए थे अपने खुद के पैसे देश में चलाने के लिए। तो उन्होंने चलाया, देश में बढ़िया से व्यवस्था चलने लग गई। जब ये उन्होंने कानून पास किया, तुरंत वो उनके नजर में आ गए, बैंकर्स की नजर में। जैसे ही उन्होंने कानून पास, और उस समय उनके सलाहकारों में से एक थे जॉन केनेथ गोल्डब्रेथ, जो कि एक अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी कि भाई क्यों इन बैंकों को ताकत नहीं देनी चाहिए पैसा बनाने की, और क्यों ये जो दुनिया में ये जो लोग हैं इनके हाथ में पैसे बनाने की ताकत नहीं होनी चाहिए, देश के लोगों के हाथ में पैसे बनाने की ताकत होनी चाहिए, सरकार के हाथ में होनी चाहिए। तो वही अर्थशास्त्री उस समय जॉन एफ कैनेडी के भी साथ में थे। हो सकता है उन्हीं के मशवरे पे, उन्हीं की सलाह पर जॉन एफ कैनेडी ने कदम उठाया हो, ये भी हो सकता है, लेकिन उठाया था, उन्होंने अपने पैसे खुद बनाए थे जॉन एफ कैनेडी ने। जब उन्होंने कदम उठाया उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने अपनी भाषण में ये बात कही थी कि भाई हमें अपने समाज से कुछ भी छुपा कर नहीं रखना चाहिए। और मेरे देश में जिस दिन उनकी हत्या हुई उससे 7 दिन पहले का उनका भाषण था कि अमेरिका के अंदर हर बच्चे, हर बड़े बूढ़े बच्चे आदमी को गुलाम बनाने की साजिश चल रही है, और ये साजिश मैं पूरी नहीं होने दूंगा, इसको अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले सबके सामने उजागर कर दूंगा। उनके इस बयान के 7 दिन के अंदर उनकी गोली मारकर हत्या हो गई जॉन एफ कैनेडी की, और आज तक उनके हत्यारे का पता ही नहीं लगा कि मारा किसने था। जिस तरीके से अब्राहम लिंकन के हत्यारे का नहीं पता लगा, क्योंकि उनको भी इसलिए मरवाया गया था क्योंकि उन्होंने अपने खुद के पैसे बना लिए थे और आगे और बनाना चाह रहे थे। और जॉन एफ कैनेडी को भी मारा, उनके हत्यारे का किसी को नहीं पता, इनके हत्यारे का किसी को नहीं पता किसने मार दिया, तो इन्होंने मरवा दिया। अब वही जॉन केनेथ गोल्डब्रेथ जो थे, जॉन एफ कैनेडी जब तक जीवित थे उन्होंने जॉन केनेथ गोल्डब्रेथ को भारत में अमेरिका का राजदूत बनाकर भेजा हुआ था भारत के अंदर। तो उस समय इंदिरा गांधी यहाँ की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी के साथ उनकी बातचीत हुई और उन्होंने इंदिरा गांधी को सलाह दी कि आप अपने देश के बैंकों को नेशनलाइज कर दो, उन्होंने सलाह दी। और इंदिरा गांधी ने फिर 1969 के अंदर बैंकों को नेशनलाइज कर दिया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया था बैंकों का। मेरे ख्याल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था शायद, तो 14 बैंकों के आसपास इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण कर दिया था। जैसे ही उन्होंने निर्णय लिया उसके बाद 1971 में हेनरी किसिंजर और जो निक्सन थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, उन दोनों की बातचीत सामने आ गई, पब्लिक में आ गई, किसी ने लीक कर दी। तो उसके अंदर जो वो थे निक्सन थे, निक्सन क्या कह रहा है इंदिरा गांधी को, किसिंजर से बात करते हुए कह रहा है कि इस मामले में, मतलब ये जो नेशनलाइज किया इंदिरा गांधी ने, इस मामले में इंदिरा गांधी कुतिया है। अंग्रेजी में बोला था कि शी इज अ बिच इंदिरा गांधी को, कि भाई इसने ये निर्णय ले लिया तो ऐसी है। अब उसी के अंदर फिर किसिंजर कह रहा है कि हाँ भारतीय वो होते हैं, हरामी होते हैं, मतलब कि बास्टर्ड कह रहा था अंग्रेजी में कि यस इंडियंस आर बास्टर्ड। तो ये इनकी बातचीत लीक हो गई थी, सामने आ गई थी और ऑफिशियल थी, फिर इन्होंने इस पे कोई जवाब भी नहीं दिया था, सामने आ गई थी। तो फिर निक्सन क्या कह रहा है, जब किसिंजर ने बोला है कि हाँ इंडियंस आर बास्टर्ड, भारतीय ऐसे होते हैं, तो निक्सन कह रहा है कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनको एक युद्ध करवाओ, इनको एक युद्ध में उलझाओ। तो आप देखो फिर 1971 में ये बातचीत लीक हुई थी और 1969 में इंदिरा गांधी ने डिसीजन लिया था। 1971 में पाकिस्तान भारत पे आक्रमण कर देता है अमेरिका की मदद से। उस समय बिल्कुल सामने ये बात थी, अमेरिका की मदद लेकर ही, पाकिस्तान की अपनी ताकत नहीं थी लड़ने की, अमेरिका से पूरी मदद मिली और युद्ध किया था भारत के ऊपर। तो आप ये समझिए कि ये जो डिसीजन था ये कितना वैसा डिसीजन था कि इंदिरा गांधी की मौत हो सकती थी उस समय। वो तो उनकी मृत्यु बाद में हुई, वो दूसरे कारण से, लेकिन ये ऐसी बात थी कि जिसमें बहुत बहुत नुकसान था अमेरिका को। और आज भी उस चीज के ऊपर उनकी नजर रहती है कि कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री ना आ जाए जो इस तरीके का डिसीजन ले ले कि सरकार अपने पैसे खुद बनाएगी, क्योंकि ये उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। कोई भी एक सरकार आ गई, उसने अगर ये डिसीजन ले दिया कि भाई आज से हम ये अमेरिका की दादागिरी नहीं मानते, आज से भारत सरकार अपना खुद का पैसा बनाएगी और ये खुद निश्चित करेगी कि वो कितना पैसा बनाएगी सरकार, उस दिन से आप अमेरिका के दुश्मन हो। उसी दिन से, जिस दिन आपने निर्णय ले लिया, उनकी हिट लिस्ट में। तो अच्छा शिवांग जी, जैसा अभी मोटा मोटा एक बात तो आपने काफी अच्छे से बताई दी कि जो प्राइवेटाइजेशन होने से
जो ब्याज सरकार कुछ पब्लिक सेक्टर में खर्च करती थी, वो उसका तो अगर घाटा होगा ही। और भी कुछ ऐसा इन बैंकों से कुछ फ़ायदा हो रहा था कि सरकारी बैंक होने से जनता को जो फ़ायदे मिल रहे थे, वो रुक जाएँगे? कुछ और ऐसे प्रभाव जो बिल्कुल चेंज हो जाएँगे प्राइवेट होने के बाद? क्योंकि एक अभी तक समझ में आया है फिलहाल मोटा-मोटा कि वो ब्याज वाला जो सीन है कि प्राइवेट कंपनियों के पास जब वो ब्याज आएगा तो अपनी मनमानी करेंगे और जो भी कुछ करेंगे। लेकिन क्या और भी कुछ फ़ायदे थे आम जनता को इन सरकारी बैंकों से? सरकारी बैंकों से ये फ़ायदे ही थे, जैसे मैंने बताया कि भई इनकी ब्रांच सब जगह खुली हुई थी, क्योंकि हुँ। इनके मूल में फ़ायदा कमाना नहीं था, इसीलिए ब्रांच ज़्यादा खोली गई थी लोगों तो को वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचें लोन खत्म पहुँचाने के लिए। तो क्या वो ये वो माना जाए कि ब्रांचेज़ खत्म हो जाएँगी जो ग्रामीण इलाकों में या जो जगह-जगह छोटे-छोटे शहरों में जो खुली हुई थी? क्या जो मतलब छोटे ये शहरों में खुली हुई थी, अब ये हो सकता है कि प्राइवेट वालों की शुरुआत में इतना ना हो, इतनी व्यवस्था ना जी। कर पाएँ कि भई सब जगह हुँ। ब्रांच खोलें, तो हो सकता है बंद करें कुछ ब्रांचें अपनी। बोलेंगे कि पहले बड़े शहरों में ही रखेंगे। तो बात ये है कि भई ना सँभाल पाएँ तो ये भी एक नुकसान है। बाकी फंक्शनिंग तो वही रहती है। अब जी। आपका अकाउंट एक प्राइवेट बैंक में है, सरकारी बैंक हुँ, में हुँ। है, बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है उस चीज़ जी। में। बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ये जो सरकारी बैंक थे, ये भी फेल हो जाते, तो भी आपको 5 लाख ही रुपए मिलते। अगर जी। आपका अच्छा अकाउंट ये एसबीआई ये में है, पूरी पूरी तो तरह भी। से भी प्राइवेट हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट में भी यही रहेगा कि फिर वो अभी तक काफ़ी सारे बैंकों में सरकारी कर्मचारी रखे जाते हैं जिनको तनख्वाह सरकार देती है। तो अब उसका उनको भी कुछ प्राइवेट रूप से ऐसा निकाल टाई देंगे। अप रहेगा या पूरी तरह से प्राइवेट उनका रोज़गार? नहीं, अब तो 100% प्राइवेट ही कर रहे हैं ना। पहले क्या था कि जी। पहले तो जब इंदिरा गांधी ने किया तो पूरे नेशनलाइज़ हो गए थे, सरकार की अंडरटेकिंग में हुँ। थे। उसके बाद क्या जी। हुआ, फिर बाद में 51% का कर दिया कि अच्छा। 51% सरकार के हाथ में रहेगा, बाकी का जो हुँ। परसेंट है वो प्राइवेट के हाथ में हम दे सकते हैं। फिर क्या जी। किया इन्होंने, 26% पर ले आए कि हुँ। 26% सरकार के हाथ में रहेगा, बाकी का इनके हाथ में रहेगा और प्राइवेट के हाथ में। अब कह रहे हैं कि नहीं, 26 भी नहीं, पूरा दो। तो उसके अंदर तो फिर तनख्वाह, बैंक की मेंटेनेंस, जो उसके कर्मचारी हैं, वो सब प्राइवेट लोगों के हाथ में। उनकी पेंशन-वेंशन तो मुझे नहीं लगता देंगे, फिर खत्म करेंगे। जी। तो जो बच्चे या जो लोग सरकारी बैंकों के लिए एग्ज़ाम भरते थे, अब उसका सरकारी का हुँ। कोई मतलब नहीं है। अब वो प्राइवेट में ही नौकरी की तरह माने। तो जितने लोग सरकारी नौकरियों की तैयारियां कर रहे हैं, जो इस षड्यंत्र पे सोचते हैं कि षड्यंत्र नहीं है, कुछ नहीं है, आग तो हुँ। उनके घर में भी पहुंचेगी अब धीरे जी। धीरे करके। ये जो आग लगी हुई थी, ये तो सबके पास पहुंचनी है। हो सकता है आपको अभी लग रहा हो कि नहीं नहीं, हमारी बढ़िया नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है, कल को आपके डिपार्टमेंट को ही सरकार ने प्राइवेट कर दिया, फिर जो अच्छा। सरकारी आप एग्जाम दे के पहुंचे थे, कल को कर देंगे प्राइवेट। सही तो बात है। ये अच्छा ये बात है। इसमें एक और जैसे ज़िक्र चलती है डिजिटल करेंसी की, हालाँकि भारत सरकार खुद इस चीज़ को बोलती है और वो चाहती है खुद भी अपने अंडर में डिजिटल करेंसी को प्रमोट किया जाए या जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत बताया भी जाता है कि वन वर्ल्ड वन करेंसी का भी कॉन्सेप्ट आने वाला है। क्या ये अब प्राइवेटाइज़ेशन होने के बाद क्या इसमें भी तेज़ाई आ सकती है कि शायद बिल, सरकार इसको नहीं कर पाती या फिर बहुत स्लो करती, लेकिन प्राइवेट होते ही डिजिटल करेंसी या डिजिटलाइज़ेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी? बिल्कुल होगा इसमें तो। अब सरकार ही कर देगी। सरकार ही जी। पूरी पक्षधर, देखिए सरकार के रहते हुए कोई हुँ। देश में घटना घटना ऐसा हो ही नहीं सकता कि हुँ। सरकार को उस बारे में पता नहीं है। सही बात है। सरकार चाहती है तभी ये चीज़ होती है। सरकार चाहेगी तो प्राइवेट कंपनियाँ आएँगी, इस चीज़ को लॉन्च करेंगी, लोगों तक पहुँचाएँगी। सरकार पूरा चाहती है, सरकार खुद ही चाहती है कि डिजिटल करेंसी हो जाए, लोगों का इस कैश से नाता खत्म हो। क्योंकि ये क्या है ना, सरकार की नज़र में उतना नहीं आता। डिजिटल तो एक-एक रुपए का हिसाब आपके पास है। कोई जी। क्रांतिकारी देश के अंदर परिवर्तन करने को दान देके मदद करना चाहता है। तो एक समय बाद हाँ। सरकार की नज़रानी पूरा निगरानी में है कि भाई किसको कौन कितना क्या कर रहा है। तो हुँ। पूरी वो उसको ही खत्म कर देंगे कि भाई इनका फंड खत्म करो, पूरा खत्म करो, एक्टिविटी इनको क्यों ये क्यों करने देना सरकार के खिलाफ। तो वहां तक नजर है। और एक बात मैं और बताना चाह रहा था आपको सुमित भाई, जी, जैसे जी। कि कई लोग बोलते हैं कि कर दो प्राइवेट कर दो, कोई नहीं, सरकार नहीं संभाल पा रही, प्राइवेट हाँ। कंपनियां संभाल लेंगी। ठीक है, ये तो हुँ। बहुत उदार कंपनियां हैं प्राइवेट, जो सरकार की जिम्मेदारी अपने सर पे लेना चाहती हैं, सरकार का वजन। तो आप जी। ये आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। भाई हुँ। मान लो आपके बाजार में कहीं पर भी कोई एक ऐसी दुकान है जो हाँ। चल नहीं रही है, वो ऐसी जगह पे है, या कोई भी फैक्टर हो सकता है, किसी वजह हुँ। से वो नहीं चल रही है। तो हुँ। क्या कोई ऐसा आदमी जो सोच रहा है कि भाई मैं अपनी दुकान खोलूं और बिजनेस करूं, वो उस दुकान को जाके खरीदेगा? बिल्कुल नहीं खरीदेगा। कभी नहीं खरीदेगा। कोई भी व्यापारी से आप पता कर लेना, पूछ लेना, बात कर लेना, या कोई भी जितने लोग सुन रहे हैं वो बात करें,
कि क्या कोई व्यापारी कभी किसी घाटे के बिजनेस को खरीदता है क्या? बिल्कुल जिस नहीं। बिजनेस में घाटा हो रहा है क्या वो उसे कभी खरीदता हुँ, है? हमेशा बिजनेसमैन उस व्यापार को खरीदता है जिसमें फायदा हो रहा होता है। बिल्कुल। जिसमें फायदा हो रहा होता है, जिसमें दिखाई दे रहा होता है उसमें तो मुझे पूरा पक्का फायदा होगा ही होगा, तब खरीदता है। अपना पैसा कभी कोई नहीं फंसाता कि भाई इसमें तो घाटा हो रहा है, इसको नहीं हम घाटे से हुँ, उभारेंगे, अपना खुद का पैसा लगा के इसको उभारेंगे। कोई व्यापारी है, जो जितने व्यापारी हैं, जितने प्राइवेट लोग हैं, ये कोई समाज की सेवा करने के लिए नहीं बैठे हुए, अपना फायदा बिल्कुल। करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये हमेशा उस बिजनेस को खरीदते हैं जो फायदे में चल रहा है। तो उस फायदे वाले बिजनेस को ही सरकार बेच देती है, लोगों को बेवकूफ बना देते हैं कि भाई चल नहीं रहा, नहीं चल रहा तो बेच देते हैं। तो सरकार को बिठाया किस लिए था वहां पे? जी, भाई आपने किसी व्यक्ति को चुन के बिठाया कि भाई तुम चलाओ। अब वो जी, अपने सामान को ये कह के छोड़ रहा है कि यार चल नहीं रहा हमसे तो, और ये चला लेंगे अच्छा दूसरे प्राइवेट लोग। तो भाई हमने उसको थोड़ी ना चुना था। इसका मतलब तो फिर किसी बड़े व्यापारी को, जैसे अडानी अंबानी, इनमें से ही किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, अगर व्यापारी ही देश को चलाना जानते हैं तो। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो समाज को बेवकूफ बनाने के लिए, समाज को ऐसा लगे कि एक साधु व्यक्ति सामने बैठा हुआ है और उस साधु के पीछे पूरा षड्यंत्र का खेल खेला जा रहा जी, है ना? भाई देखिए, मैं तो शुरुआत से एक बात कहता हूँ सुमित भाई, भारत के जी, लोग क्या है, भारत के लोगों की जो स्थिति है वो है सीता माता जैसी। जी। ठीक है। और जो भारत के क्रांतिकारी हैं वो लक्ष्मण की तरह हैं। हुँ, भारत के जो क्रांतिकारी हैं, और भारत की जी, जनता है सीता की तरह। और जो हुँ, भारत की सत्ता में जो बैठते हैं, सरकार में जो लोग बैठते हैं, या प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, वो है रावण की तरह, जो अपना हुँ, भेष बदलना जानते हैं, जो साधु बनना जानते हैं। वो हुँ, क्या करता है, हर बार एक क्या होता है, लक्ष्मण जो है सीता माता को बहुत समझाता है कि भाई आप हमारे आने से पहले, लक्ष्मण मेरी मैंने जो एक रेखा बनाई है इसको पार मत करना, चाहे हुँ, कोई भी स्थिति आ जाए इसको पार मत करना, बहुत समझाता है बहुत। तो क्या भारत के क्रांतिकारी भारत के लोगों को बहुत समझा रहे हैं कि भाई ये जो साधु के वेश में भी आ सकता है राक्षस, वो आ जी, सकता है, और उसको आपको ये पूरा विश्वास करके उसके ऊपर नहीं जाना आपको। तो क्या भारत की जनता बहुत भूली है, सीता माता की तरह है, कोई साधु के वेश में आता है राक्षस, उस पर विश्वास कर लेते हैं और अपनी रेखा पार कर देते हैं। तो हर जी, बार ऐसे ही होता आ रहा है, भारत के प्रधानमंत्री या कोई भी बिल्कुल साधु के वेश में आएंगे, आपको लगेगा अरे इनसे बड़ा तो कोई है नहीं, भगवान है ये तो। हुँ, लेकिन वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, वो साधु के वेश जी, में ही आते हैं और आपको लूट के ले जाते हैं। और क्रांतिकारी देखते रह जाते हैं, फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्रांतिकारियों को वापस लाने की, सीता को दोबारा अपने स्थान पर लाने की। तो मेहनत कर रहे हैं सुमित भाई, बहुत लगे शानदार, हुए हैं इस बहुत काम में। बढ़िया। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में शिवांगी का आखिरी सवाल मैं पूछूँगा, फिर उसके बाद कार्यक्रम को एंड भी करेंगे, कि अब जो बिल्कुल। स्थिति बैंकों की आपने एक्सप्लेन की, आम आदमी के पास अब क्या रास्ता है कि उसके पास कोई संपत्ति या कोई पैसे हैं? अक्सर पूछते भी हैं कि बैंकों में पैसा रखना अब सुरक्षित है या नहीं? वहाँ ना रखें तो कहाँ रखें? कैसे मैनेज करें वो अपनी जो भी उनके पास एसेट्स हैं, किस तरीके से सलाह देना चाहेंगे उनको? देखिए, अभी तो एक नियम है कि अगर आपका पैसा बैंक में है, चाहे वो किसी भी बैंक में, चाहे सरकारी में, चाहे प्राइवेट में, अगर बैंक हुँ, फेल हो जाता है, तो आपको 5 जी। लाख रुपए ही मिलेंगे, चाहे आपके 1 करोड़ रुपए थे बैंक में, हाँ, चाहे 2 थे, 10 थे। आपको सही 5 बात लाख है। रुपए तक ही मिलेंगे, वो पहले 1 लाख था। हुँ, आपको 1 ही लाख हुँ, मिलेंगे, तो ज़्यादा खबर उड़ी तो उसे 5 लाख कर दिया सरकार ने। हुँ, तो अब ये है, तो इसके अंदर तो देखिए बैंक में तो आपका पैसा सेफ नहीं है। जी। तो उससे अच्छा ये है कि सबसे पहली बात, 2 तरीके हैं हुँ, आपके पास। सबसे पहला तो ये कि देखिए ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा, हमें संगठित होना पड़ेगा। तो बिल्कुल। उसके लिए अपने अर्थ का आपको दान करना पड़ेगा। हुँ, उस अर्थ को पवित्र काम में लगाना पड़ेगा आपको, तभी जी। वो अर्थ बच पाएगा। पहली बात तो हुँ, ये है। दूसरी बात ये कि आप अपना जो पैसा है उसको अधिक से अधिक सोना जो होता है सोने में कर लीजिए, चांदी में जी। उसको परिवर्तित कर लीजिए। उसको बैंक में ना रखकर उसको सोने में या चांदी में रखिए। अपने पैसे हुँ, को आप उससे जैसे कि पोस्ट ऑफिस का बैंक होते हैं, पोस्ट ऑफिस के जी। सरकार की अंडर में है, तो हुँ, उसकी जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो सरकार पर है। अगर पोस्ट ऑफिस बैंक भी कभी मान लीजिए फेल हो गया, तो हुँ, उसमें वो नियम लागू नहीं है 5 लाख वाला। उसमें आपका जी। जितना पैसा है वो सरकार की जिम्मेदारी पे आएगा। हुँ, वो सरकार को चुकाना है आपको। तो वो बिल्कुल अंतिम है, जब सरकार भी फेल हो गई, मान लीजिए श्रीलंका जैसा हाल हो गया सरकार का, तब तो आपको कुछ नहीं है, फिर तो बात ही खत्म है, फिर तो कुछ नहीं जी। मिलना। लेकिन अगर कोई बैंक फेल हुआ है, लेकिन अभी इस देश की सरकार दिवालिया नहीं हुई है,
तब तक आपका पैसा सेफ है। और सोने और चांदी में ये है कि सोना और चांदी हमेशा से एक रूप में इस्तेमाल होता आया है। वो लोगों की मान्यता में है कि वो कीमती है, उसकी कीमत है सोने की और चांदी की। तो वो मान्यता अभी फिलहाल खत्म नहीं हुई है और खत्म नहीं होगी इतनी आसानी से। तो कभी भी कोई भी बहुत दिक्कत है तो आप सोने या चांदी से कुछ लेके भाई खाना तो ले सकते हो कम से कम। सही बात है भाई आपके पास सोना है कि कुछ है, तो किसी के पास अनाज रखा हुआ है तो आप कम से कम वो देके खाना तो ले सकते हो, अगर ये नोट बेकार हो गए तो। क्योंकि जब सरकार दिवालिया हो जाती है, कुछ सब कुछ खत्म हो जाता है, तो ये नोटों की भी कोई वैल्यू नहीं रहती है। आपके पास चाहे गड्डी की गड्डी भरी रखी हो घर में, पूरा कमरे भरे रखे हो नोटों से, वो भी बेकार हो जाते हैं बिल्कुल। तो कम से कम इस पैसे को इसमें रखिए, पोस्ट ऑफिस के जो बैंक है उसमें आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, इन प्राइवेट बैंक को या इन बैंक नॉर्मल जो सरकारी बैंक है उनसे हटा के। तो ये, लेकिन मैं फिर भी हर बार कहता हूँ कि ये जो इलाज है ये टेम्पररी इलाज है। सही बात है। दो इलाज हैं भाई, एक तो या तो इसका आप टेम्पररी इलाज करके चलते रहो, और अंत में अगर सरकारी दिवालिया हो गई फिर तो आपका पैसा खत्म ही खत्म है, और आपने जो पूंजी इकट्ठी करी थी वो खत्म है। एक परमानेंट इलाज ये है कि हम संगठित होके, समाज संगठित होके, समाज जो देश की जनता है, हम लोग संगठित होके एक लड़ाई लड़े इस षड्यंत्र के विरुद्ध। क्योंकि षड्यंत्र देश का नहीं है, या किसी सरकार को हटाने की या सरकार के लिए विरुद्ध में काम नहीं है कि हम कोई बीजेपी के विरोधी हैं या हमें मोदी अच्छे नहीं लगते तो हम उनका विरोध कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं है, व्यवस्था से लड़ाई है। और वो व्यवस्था विदेशों के हाथ में है, जो लोग बाहर बैठे हैं उनका एक एजेंडा है दुनिया के अंदर, उन्हें एक व्यवस्था, एक सरकार बनानी है, तो उनके उस विचार से लड़ाई है हमारी। उससे लड़ने के लिए समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा। समाज बटा हुआ है, इसीलिए आज वो लोग जीत रहे हैं, इसीलिए वो कोई भी कानून ले आते हैं, कुछ भी ले आते हैं, लोग विरोध नहीं कर पाते क्योंकि संगठित नहीं है। ये जो लॉकडाउन लगा इसका विरोध हो सकता था, लोग बहुत विरोध कर सकते थे, क्योंकि संगठित होते तो करते। इसीलिए आज हम एक संगठन बनाने की प्रक्रिया में हैं। तो जो भी लोग, जो भी युवा मुझे सुन रहे हैं 30 साल से कम, वो हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपनी बताएं भूमिका कि मैं इतना समय दे सकता हूं। और जो लोग आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहें उस युवा का जो अपना पूरा समय लगा रहा है, तो वो भी बताएं, अपना अर्थ उस काम में लगाएं जो धर्म की स्थापना में लगेगा। यही मैं बस कहना चाहता हूँ। तो ये इसका परमानेंट इलाज है। ठीक है, बहुत शानदार। तो बाकी के और भी विषयों को लेकर के अगले कार्यक्रम हाजिर होंगे। बाकी का इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए और सभी दर्शकों का जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।